तो आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा। क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम्म। तो पहले हमने चार्ज के बारे में जाना, फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि चार्ज क्या होता है, फिर रुके हुए चार्ज से क्या क्या प्रॉपर्टी शो होती हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें समझी, है ना। डायपोल बना सकता है चार्ज अगर सेपरेशन में रख दिया जाए पॉजिटिव नेगेटिव। चार्ज की फील्ड होती है, फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड सो ऑन। उसके अलावा देखा कि चार्ज को चलने के लिए रीजंस क्या क्या चाहिए होते हैं, तो उसके लिए पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो चार्ज उस बेसिस पे हाई टू लो फ्लो करता है। और जब हम चार्ज बोल रहे हैं तो बेसिकली ये पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो फिर लो टू हाई फ्लो करेगा। ठीक है, वो सब भी हो गया। लेकिन वो तो हो गई ना बात कि इस वजह से कर सकता है। अब करवाएंगे भी तो। अब एक्चुअली चार्ज फ्लो करेगा, यानी कि थर्ड चैप्टर उसी बेसिस पे है कि अब चार्ज फ्लो करेगा। तो चार्ज जब फ्लो करेगा तो क्या आएगी? एक नई क्वांटिटी डिफाइन होगी जो कि होगी करंट, है ना। करंट आ जाएगी। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कोई बताएगा ये रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है? सर एक वायर के अंदर चार्ज जब फ्लो होता है मतलब हम्म। एक मतलब डिस्प्लेसमेंट करता है एक जगह हम्म। से दूसरी जगह जो जाता है। हम्म। तो उस बीच में जो डिस्प्लेसमेंट तय करता है उसको शायद रेट ऑफ फ्लो बोलते हैं। ना, किसी भी चीज में रेट क्यों लगाते हैं? अच्छा, ये पता है किसी को कि प्राइस में और रेट में क्या फर्क है, जो किसी भी चीज का होता है? प्राइस में और रेट में क्या फर्क है? प्रियांशु। सर शायद एक फिक्स रहती है और एक अप्रोक्स वैल्यू रहती है। मतलब जैसे कि कोई एग्जांपल दे सकते हो? सर एग्जांपल जैसे हम्म, जैसे एक टी शर्ट है सर। हम्म। उसकी जो प्राइस है 299 है। हम्म। अब पर उसमें अगर साइज दे रखे हैं तो उसकी रेट अप्रोक्स में दे देते हैं इतने से इतने 250 से लेकर 350 के समथिंग। नहीं नहीं नहीं, वो तो तुम अलग समझ रहे हो, वैसा कुछ नहीं है। प्राइस का मतलब होता है कि जितने भी रुपए का तुम्हें कोई चीज पड़ रही है, टोटल हम बता रहे हैं, सब कुछ। हम्म। जैसे कि तुमने एक ये लिया, एक वो लिया, एक कुछ और लिया, तीन तरह की चीजें ली या तीन चीजें ली, सबका टोटल मिला के जो रुपए हुआ वो हुआ तुम्हारा प्राइस। ठीक है। लेकिन रेट का मतलब होता है तुमको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि कितने का है वो, मतलब कि अमाउंट। तुमको अमाउंट भी डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर टी शर्ट की बात है, हम्म, तो इसमें हम लोग इतना दिमाग लगाते नहीं है। पर एक्चुअली जो रेट दिया होता है ना, उसका मीनिंग होता है पर वन टी शर्ट, यानी कि पर टी शर्ट इतने रुपए हैं। यानी कि तुम ये बोल सकते हो कि इसका प्राइस 200 पर टी शर्ट है। हम्म। पर टी शर्ट है, ये बोल सकते हो इसका प्राइस है। या फिर तुम ये बोल सकते हो कि इसका रेट 200 है। तब भी बात सेम आएगी, उसमें अपने आप कंसिडर हो जाएगा एक टी शर्ट का। एक टी शर्ट का रेट 200 है। समझ में आ रही बात? रेट में वो तुमको ये बताना पड़ता है कितने की बात हो रही है। जैसे अगर 6 टी शर्ट की बात हो रही है, तो रेट ऑफ 6 टी शर्ट, यानी कि कुछ डिवाइड में वो करना पड़ेगा तुमको। हम्म। ऐसे ही रेट ऑफ फ्लो होता है या रेट ऑफ समथिंग एनीथिंग होता है। ठीक। रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग भी तो होता है ना, रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ पे रेट किसके रेफरेंस में निकाला जा रहा होता है? जैसे प्राइस है तो वो एक चीज है, लेकिन रेट है वो कंपैरिजन है कि एक टी शर्ट का रेट इतना है या दो टी शर्ट का रेट इतना है ना, पर टू टी शर्ट्स, ऐसे करके तो वो रेट हो गया। आई बात समझ में? क्वांटिटी डिफाइन करने के हिसाब से। अब क्वांटिटी ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे हो सकती है, पर केजी। जैसे कि अगर हम तुमसे किसी भी चीज का प्राइस पूछे ना तो तुम नहीं बता पाओगे। रेट पूछे बता दोगे, लेकिन तुम प्राइस को भी रेट ही बताओगे। अगर हम पूछे शुगर का प्राइस क्या है,
बताओ, पता है प्रियांशु? शुगर का प्राइस हम तो 42 पर केजी बताएंगे। 42? यानी कि तुमको केजी के बेसिस पे बताना पड़ा ना, तो वो प्राइस नहीं है ना, यही तो बात है, वो रेट है, क्योंकि तुमने पर केजी में बताया है। अच्छा, और सर हम इसी को अगर प्राइस में बताना चाहे तो प्राइस में तब, प्राइस में तुम तब तक बता ही नहीं सकते हो जब तक हम तुम्हें ना बताएं कि कितने का प्राइस पूछ रहे हैं हम, कितने शुगर का प्राइस पूछ रहे हैं हम तुमसे। अगर हम ये बोल दें अच्छा कि 4 केजी शुगर का प्राइस कितना है, प्राइस ऑफ 4 केजी शुगर, तो तुम बता सकते हो 42 × 4 करके। आई बात समझ में? ओके रेट, सर। रेट यानी कि पर यूनिट समथिंग, है ना? जैसे पर 1 केजी, पर 1 पीस, पर 1 पैकेट, पर 1 बंडल, ऐसा करके कुछ है। रेट वो चीज होती है। यहाँ पे भी अगर फ्लो का कुछ रेट है तो समथिंग पर यूनिट में होगा ना, लेकिन इस केस में या फिर फिजिक्स में ज्यादातर केस में पर यूनिट टाइम के बेसिस पे ही हम चीजों का चेंज देख रहे होते हैं। ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बार बार तुमको ये बात सुनने को मिलेगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, बताओ? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर समय के साथ उस पोजीशन पे डिस्प्लेस मतलब समय पे, या आप एक नहीं, पॉइंट पर हैं दूसरे पॉइंट हिंदी पर। मत बताओ, हम कह रहे हैं इस क्वांटिटी को बोलते क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का एक नाम है, छोटा सा नाम, फिजिक्स में उसका एक क्वांटिटी डिफाइन है। बोलते हैं, सही है, यस सर। वेलोसिटी बोलते हैं ना उसको। उसी तरह रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट बोलते हैं। सबको आ रहा है समझ में? हर्ष, हेलो, हर्ष। हाँ हेलो भैया, हाँ, आ रही है सर। आ रहा है समझ में इसका सबको? माइक। हाँ। ठीक ठीक, ठीक है फिर। देखते हैं आगे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही क्वांटिटी करंट बोली जाती है। मतलब करंट कोई एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं जिसको तुम छू सको या कुछ कर सको, करंट डिफाइन की गई है। चार्ज एक फिजिकल चीज है, कुछ है, यानी कि चार्ज, समझ रहे हो? करंट नाम है बस, इसी का नाम। यानी कि अगर हम चार्ज का फ्लो का रेट निकालते हैं टाइम के साथ, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालते हैं, तो इसी क्वांटिटी को हम करंट बोल रहे होते हैं। आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है? यानी कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज कितने टाइम में एक पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस कर जाता है, उसको हम बोलते हैं करंट। क्लियर है सबको? बाकी ऐसा यूनिट में रख देंगे, है ना? और इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह से, अगर हम तुमसे कहें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कैसे देखोगे उसको, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? सब लोग करंट के बेसिस पे ही बता सकते हैं। अगर हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी आ गई, अलग अलग जगह अलग अलग भी बोला जाता है, लाइट आ गई, बिजली आ गई, बत्ती आ गई, अलग अलग चीजें बोलते हैं हम लोग। लेकिन मेनली तो क्या है, बिजली आ गई है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आई है। तो इलेक्ट्रिसिटी आने का क्या मतलब, क्या आया? एक्चुअली बताओ, आया क्या जो पहले नहीं आ रहा था? करेक्ट सर, करंट। करंट। तो इलेक्ट्रिसिटी कुछ अलग नहीं है, करंट के आने को ही हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। ठीक है? कुछ अलग है ही नहीं, सीधे सीधे से बात कि करंट ही इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक? इसी बेसिस पे चैप्टर का सिस्टम पूरा का बना हुआ है। अब देखें आगे हम लोग। हम्म देखो, तो सबसे पहली चीज इसमें वही दिखाई गई है, इलेक्ट्रिक करंट। हम्म तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, बात तो पहले ही हो चुकी है। ठीक? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कि वही, कितना चार्ज कितने टाइम में एक पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। ठीक है? अगर हम कहें स्मॉल टाइम में तो और ज्यादा सही है, उस टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम पे करंट कितनी है ना? dt कर देने का मतलब क्या है, स्मॉल टाइम लेना, वेरी स्मॉल टाइम लेना, वेरी
स्मॉल टाइम लेना, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस। ठीक है, उस इंस्टेंट पे करंट इतनी थी, इस इंस्टेंट पे करंट उतनी है, ऐसे करके हम बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज करंट हो जाएगी, डेल्टा भी लिख सकते हैं अगर कंप्लीट लिखना चाहें तो। क्लियर। दूसरी बात, जब हम बोल रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बाय डिफॉल्ट कंसिडर्ड है कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव ही लिया गया है, और पहले ही हमने बताया हुआ है, बार बार बीच बीच में हम बता देते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। जब भी हम सिर्फ चार्ज बोल रहे हैं, कोई साइन नहीं दे रहे हैं, तो मान लो वो पॉजिटिव की ही बात हो रही है, सीधे सीधे, कोई डाउट ही नहीं है। जब हम कोई साइन नहीं दे रहे हैं तो चार्ज पॉजिटिव है। या फिर जब हम कोई पर्टिकुलर टाइप के चार्ज की बात कर रहे हैं, जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो भी एक टाइप का चार्ज है, एक थिंग है, उसके ऊपर चार्ज होता है, तब अलग बात है कि वो उस पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, तो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते हैं तो हम कभी भी चार्ज बोलेंगे तो पॉजिटिव ही समझना। तो यहाँ पे भी करंट का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज भी, लेकिन डायरेक्शन वाइज गलत हो जाएगा, डायरेक्शन वाइज ऑपोजिट चलता है। आई बात समझ में? यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज इस तरफ फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन यही होगा, जबकि ऐसा है कि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जिस रेट से फ्लो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज भी इस तरफ उसी रेट से फ्लो करता है, होता दोनों बराबर है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, लेकिन करंट का जो डायरेक्शन है वो हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग आता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो डायरेक्शन हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के हिसाब से लेंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा, ये देखो। कोशेंट क्यों बोला गया है? कोशेंट क्या होता है पता है किसी को? बताओ, कोशेंट क्या होता है? डिवाइड वगैरह में सुना होगा ना कोशेंट। जैसे अगर हम लिखते हैं 2/7, सॉरी 7/2, मतलब 2 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे 2 3 जा 6 बचा 1, तो इसमें इन सबके कुछ नाम है ना, याद है क्या क्या थे नाम? हम्म, बताओ प्रियांशु, याद है? हेलो, ये डिवाइजर है, ये डिवाइडेंड है। प्रियांशु सुन रहे हो या गायब हो? यस सर, सुन रहा हूँ। पूछ रहे हैं तो बताओ, तो बताओ ये क्या होता है? डिवाइड में अलग अलग चीजों के अलग अलग नाम होते हैं ना, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसका कुछ नाम है। भागफल, भाज्य। सर ये कोशेंट, और ये रिमाइंडर बचता है शायद नीचे, शेष। हिंदी में ये मुझे नीचे वाला तो पता है, शेष। हाँ, तो मतलब और रिमाइंडर, रिमाइंडर नहीं। रिमाइंडर ये शेष हो गया, और ये कोशेंट है। हाँ, ये है कोशंट, तो इसी की तो बात कर रहे हैं। सर वो थोड़ा इसमें इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूजन है, हिंदी में थोड़ा बहुत पता है, पर इंग्लिश में अच्छा, थोड़ा कंफ्यूजन। अब तो क्लियर हो गया ना? हाँ सर, अब क्लियर है। हाँ, ये जो आता है ये कोशंट होता है, ठीक है, ये रिमाइंडर है। देखो, रिमेन होने का मतलब होता है बचा हुआ, तो शेष का भी तो वही मतलब होता है ना, उसी में लगा देते हैं डी, या रिमाइंडर हो गया। ठीक, डिवाइजर जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइडेंड जो डिवाइड हो रहा है, जिसको किया जा रहा है, और डिवाइड करने के बाद जो चीज आ रही है वो कोशंट है। तो एक्चुअली ये कोशंट आया कैसे? 7/2 करके ना, किसी चीज का डिवाइड में आया ना। यस। तो Q/T करके अगर एक चीज आ रही है तो इसको तो कोशंट ही बोलेंगे ना, ये मतलब, समझ रहे हो? इसीलिए करंट को यहाँ पे कोशंट नाम मिला हुआ है, कोई और रीजन नहीं। ठीक, तो इज डिफाइंड टू बी करंट अक्रॉस द एरिया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब देखो, एक कंडक्टर अगर है
तो वो सिलेंड्रिकल टाइप का, मतलब अगर वायर ले लेते हैं तो सिलेंड्रिकल टाइप का ऐसे ले सकते हैं वायर, ठीक है। तो उसमें हम बोल रहे हैं ना एक पॉइंट को क्रॉस करने की बात, कि किसी पॉइंट को चार्ज कितने टाइम में कितना ज्यादा चार्ज क्रॉस कर जा रहा है, जैसे 1 सेकेंड में कितना चार्ज इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, यही करंट हो जाएगी। यही बोला ना हमने, चार्ज पर यूनिट टाइम का मतलब वन सेकेंड, ठीक है। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है, अभी हमने पॉइंट बोला था, अब ये लाइन जैसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये लाइन भी नहीं है ना। ये कैसा होगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। बात आ रही है समझ में? अगर हम कंडक्टर के अंदर से देखेंगे तो एक्चुअली ये एरिया को पास कर रही है करंट पूरी, इस एरिया को क्रॉस कर रही है, ना कि किसी पॉइंट को और ना ही किसी लाइन को, ठीक। इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्रॉस कर रही है करंट, यहाँ वही बोला गया है, ये करंट अक्रॉस द। हाँ, ये वही है ना जो 10th में हमने क्रॉस सेक्शन एरिया पढ़ा था। वही है। हम्म, बस हम लोग साइड में पढ़ते हैं, लेकिन बीच से भी कट करेंगे तो बीच में भी तो वही मिलेगा ना। हम्म। और क्रॉस सेक्शन किसी को क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि देखो, किसी भी चीज को नॉर्मली दिखाने का तरीका जो फिगर पे, यानी कि प्लेन पेपर पे अगर तुम बनाना चाहो, तो जब ये टॉप व्यू दिखाओगे ना इसका, ये टॉप व्यू दिखाओगे तो क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा। वहां पे यस सर। क्रॉस से दिखाया जाता है। हम्म, क्रॉस से दिखाया जाता है वो, इसी वजह से इसका नाम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। यानी कि ऐसा एरिया जो तुम्हें नॉर्मल फिगर बनने में दिखेगा ही नहीं। हमने तो ये गोल गोल बना दिया, लेकिन ऐसे गोल गोल दिखता थोड़ी ना है। सीधा सामने से अगर हम सिलेंडर को देखें तो ऐसा कुछ गोल नहीं दिखता है, ठीक है, छुपा रहता है। तो उस छुपे वाले को अगर अलग से बनाते हैं तो उसको, उसके बीच में क्रॉस लगाया जाता है, पता चलता है कि यानी कि साइड वाला व्यू है, साइड व्यू है, टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू तो नहीं है कम से कम, ठीक है। तो उसमें बनाते हैं क्रॉस, और इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। आई बात समझ में? एंड्स पे जो बनता है, क्लियर। ट्रेन में भी होता है, ट्रेन में अगर देखा हो, ट्रेन के पीछे वाले डब्बे में, सबसे पीछे वाले डब्बे में बिल्कुल पीछे की तरफ ऐसे क्रॉस बना होता सर हाँ सर, लास्ट डिब्बे पे होता है। है ना, वही चीज है। तो क्रॉस सेक्शन इसीलिए बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसको दिखाने का तरीका प्लेन पेपर पे उस तरफ से क्रॉस बना के है। यानी कि ऐसे अगर सिर्फ सर्कल बनाया जाए तो इससे नहीं पता चलेगा। अगर हमने क्रॉस बना दिया ना, तो समझ जाओ कि ये बॉडी इसके अंदर भी है, मतलब हम बस बॉडी का एक एंड देख रहे हैं, हम सर्कल नहीं देख रहे हैं, हम एक्चुअली एक सिलेंडर देख रहे हैं जिसका एक क्रॉस एंड है। आई बात समझ में? अगर एक इसमें हम ऐसे बना दें तो इसका मतलब हम एक बॉक्स को साइड से देख रहे हैं। क्लियर हुआ? ऐसा कुछ है, साइड व्यू की वजह से वो क्रॉस सेक्शन होता है। तो हम एरिया को क्रॉस हो रहा है ना, ये एक तरह का गेट, वहां पे समझ लो एक गेट है। हम्म, वैसा बना रखा है, सर्कुलर टाइप का। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस कर रहा होता है करंट, मतलब चार्ज क्रॉस कर रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो करंट अक्रॉस द एरिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन उस केस में। तो इफ इट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव नंबर, इट इम्प्लाइज अ करंट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब अगर तुमने ये किया और ये माइनस में आ गया, नेगेटिव आ गया, ये रेशियो नेगेटिव में आ गया, तो इसका मतलब है जो हमने करंट का डायरेक्शन सोचा था उसके ऑपोजिट है। क्योंकि तो कुछ तो तुमने भी लिया होगा ना, एक वायर है तो तुम राइट लेफ्ट कुछ तो लोगे। तो अगर तुमने लेफ्ट लेफ्ट लिया है और ये रेशियो नेगेटिव आया है, इसका मतलब जो तुमने डायरेक्शन लिया है वो गलत है, और उसके ऑपोजिट वाला सही है। क्लियर? नेगेटिव बस ये शो करेगा, बाकी वैल्यू सेम आएगी। हमने बताया ना, जितना पॉजिटिव चार्ज का फ्लो उतना ही नेगेटिव चार्ज के रेट ऑफ फ्लो होता है। ये अलग नहीं होते, लेकिन डायरेक्शन हम करंट का लेते हैं पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? बस यही है। अब देखें, देखो टोटल में निकाला कैसे गया, जैसे कि हम लोग उसमें निकालते थे वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती थी, उसमें क्या होता था कि टोटल डिस्टेंस या टोटल चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम, चाहे 1 घंटा लगाओ चाहे 1 साल लगाओ, टोटल टाइम। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करते थे, यानी कि तुरंत बस अभी कितनी वेलोसिटी है, अभी कितनी स्पीड से चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, तो उस केस में हमको इसको वैसे करना पड़ता था कि अभी ये वेक्टर है, डी एक्स बाई डी टी, ये याद है सबको कि ये होता था। डी एक्स बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, ऐसा कुछ होगा प्रियांशु, याद है? सर 11th में तो पता नहीं, 11th में हो सकता है पर 10th में तो था नहीं शायद। अच्छा अच्छा, हाँ तुम्हारा 11 गड़बड़ है। देखो
v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। बात ये है कि तुम्हें ये तो पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम या टाइम टेकन होता है। 10th में ये तो था ना। सर यस ये तो पता है। हाँ, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन पोजीशन को हम अगर स्मॉल चेंज में लिखना चाहें, जैसे कि x है, डेल्टा लगाएंगे तो यानी कि फुल चेंज जितना भी हुआ हो। लेकिन ये तो हम पीछे वाले चैप्टर्स में भी बता चुके हैं ना, किसी चीज का स्मॉल चेंज डी लगा के दिखाया जाता है। हाँ सर ये तो डी का समझ में आ गया। हाँ, तो ये स्मॉल चेंज ऑफ ये है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हम स्मॉल चेंज ऑफ टाइम में देख रहे हैं ना। देखो, इंस्टेंट पे देखने का एक्चुअल मीनिंग ये नहीं है कि हमने टाइम रोक के देख लिया है। समझ में आ रही बात? अगर हम किसी इंस्टेंट पे भी कह रहे हैं ना कि वेलोसिटी इतनी है, तब भी कुछ माइक्रो मिली सेकेंड्स तो हुए ही होंगे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि टाइम बीता ही नहीं और हमने वेलोसिटी देख ली। ठीक है, तो t टेंडिंग टू जीरो चलता है, यानी कि t लगभग लगभग जीरो होने लगता है। टाइम t भी नहीं, डेल्टा t। समझ रहे हो? डेल्टा t लगभग लगभग जीरो होने लगता है। ठीक, उस टाइम पे बहुत स्मॉल टाइम हम बोल सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स बोल सकते हैं। सेकंड के भी टुकड़े, उनमें से किसी एक टुकड़े में तुमने वेलोसिटी देख ली। ठीक है, तो इतना चेंज आया उतने से टाइम में, यानी कि तो इसको तुमने 1 सेकंड भी नहीं लिया, मान लो 1 मिली सेकंड ले लिया। 1 मिली सेकंड में जितना चेंज इन पोजीशन आया होगा वही वेलोसिटी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो यस इंस्टेंटेनियस सर। वेलोसिटी होगी ना, इंस्टेंट पे तुरंत देखा हमने। तो ये आता कहां से है? ये डी एक्स बाई डी टी कैसे, इसको क्या करते हैं हम, इसका क्या करते हैं? तो जब हम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी वाले में लिमिट लगा देते हैं, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो वाली, यानी कि टाइम की हमने लिमिट कर दी, टाइम इंटरवल की हमने लिमिट कर दी। डेल्टा टी क्या था? टाइम इंटरवल था, टाइम नहीं था। देखो, समझना हम जो बता रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं टाइम, तो इससे दो बातें समझी जा सकती हैं। पहला कि किसी चीज में कितना टाइम लगा, दूसरा कि अभी कितना टाइम हुआ है। समझ रहे हो? है ना? तो अगर हम ये बात वाली कर रहे हैं कि किसी चीज में कितना टाइम लगा, तो वो तो टाइम स्पैन है ना, वो तो रेंज ऑफ टाइम है पूरा। एक पर्टिकुलर टाइम थोड़े ना होगा। अगर हम पूछे तुमसे कि तुम्हें फिजिक्स के सारे क्वेश्चंस करने में कितना टाइम लगा, तो तुम ये थोड़े ना कहोगे कि 5 बजे। तुम क्या कहोगे? कि 2 घंटे, आधा घंटा, 10 मिनट, कुछ ऐसा जवाब दोगे। सही है? जी सर। तो ये डेल्टा टी टाइम नहीं है, एक किसी इंस्टेंट का टाइम थोड़े ना है कि 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे वाला। ये है टाइम इंटरवल, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसा वाला इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो वही इंटरवल ऑफ टाइम जब हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, तो कितना भी ले लो तुम, 1 घंटा ले लो चाहे 100 घंटे ले लो। तुम यहाँ से पैदल पैदल चले जाओ, मतलब बहुत दूर, मतलब यूपी में तुम भी हो ना। हाँ, तो यहाँ से पैदल पैदल चले जाओ कन्याकुमारी, ले लो तुम 100 घंटे ले लो, और ज्यादा, मतलब 100 घंटे क्या, बहुत दिन लग जाएंगे, बहुत सारे घंटे मिल जाएंगे तुमको, कई सारे दिन लग जाएंगे। ले लो उतना टाइम, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज वेलोसिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। पूरा टाइम लो, वो पूरे टाइम में जितना तुमने टोटल डिस्प्लेस किया होगा वो तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर? रास्ते में तुम तेज चले, धीरे चले, तुमने बस पकड़ी, पैदल चले, कोई मतलब नहीं। आई बात समझ में अब? यस है ना? सर। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है अभी तुम कितनी तेज चल रहे हो। डायरेक्शन तो देखेंगे ही, लेकिन उसके अलावा अभी तुम जस्ट अभी कितनी तेज चल रहे हो। और जो भी हम लोग बाइक में, कार में देखते हैं ना मीटर में वेलोसिटी, स्पीड, वो इंस्टेंटेनियस वाली ही होती है, एवरेज थोड़ी ना दिखाता है वो। समझ रहे हो? एवरेज निकालनी है तो तुम जहां से जहां तक गए, टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस देखो कितना है वहां का, या डिस्प्लेसमेंट देखो। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट देखो, और अगर स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस कम से कम देखो। डिस्टेंस देखो, टाइम कर दो अपॉन में, जितना भी 1 घंटा लगा, 2 घंटा लगा जाने में, कर दो। जैसे 15 किलोमीटर अपॉन 2 घंटे लगे, तो कितना हुआ? 7.5 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई ना तुम्हारी। लेकिन ये कौन सी वाली है? एवरेज है। क्या तुम रास्ते भर 7.5 किलोमीटर पर आवर से चल रहे थे? शायद नहीं। जहाँ खाली मिला होगा वहां तेज चल रहे थे, जहाँ ट्रैफिक था धीरे चल रहे थे, खराब सड़क थी धीरे चल रहे थे। लेकिन एवरेज इतना है, ये गलत नहीं है, एवरेज ठीक है। आई बात समझ में? तो ये तो टोटल टोटल के लिए है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर हम इंस्टेंट की बात करते हैं, तो उसके लिए हमको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना तेज चल रहे हैं वो देखना पड़ता है, जो मीटर में हम लोगों को गाड़ी दिखाती है वही वाला।
ठीक, वो आता कैसे है उसी की बात कर रहे हैं। इसी में ये जो बड़ा सा टाइम, बड़ा सा पोजीशन का इंटरवल है, बड़ा सा टाइम का इंटरवल है, इसको छोटा करेंगे तो क्या होगा। जैसे 10 मिनट थे, हमने उसको 1 मिनट कर दिया, छोटा हो गया। हमने उसको 1 सेकंड कर दिया और छोटा हो गया। हमने उसको 1 मिली सेकंड कर दिया और छोटा हो गया। तो करते करते एक टाइम पे ऐसा नहीं लगेगा ये तो पॉइंट बन गया है और ये तो एक इंस्टेंट आ गया है। उतनी जल्दी तो हमको चेंज भी नहीं दिखने वाला है। ये 1 मिली सेकंड में अगर कोई चीज बदल जाती है तो हमको तो दिखेगी भी नहीं कि बदल गई, है ना, कि कोई चीज इस तरीके से बदली है। समझ रहे हो। तो वही टाइम लिमिट जीरो, टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो। मैथ्स में लिमिट पढ़ चुके हो। अच्छा एक बात बताओ, 11th में फिजिक्स की दिक्कत थी या फिर मैथ्स की भी थी प्रियांशु। सर मैं तो 11th में ना फिजिक्स पढ़ी थी ना मैथ। अच्छा सब में दिक्कत थी। तो लिमिट तो पढ़ी नहीं होगी। नहीं सर, लिमिट नहीं पड़ी। तो अभी बता रहे हैं, बस इतना ही समझना है। देखो, लिमिट हम किसी भी चीज में लगाते हैं। किसी चीज की लिमिट को कम ज्यादा करने के लिए, जनरली कमी करने के लिए लगाते हैं। और कितना भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें टाइम इंटरवल की लिमिट रखनी है तो हम टाइम इंटरवल की लिमिट रख सकते हैं टेंडिंग टू समथिंग। हो सकता है हमको इसकी लिमिट रखनी होती तो वो भी हम रख सकते थे, यानी कि चेंज इन पोजीशन की लिमिट रखते कि जैसे 1 मीटर। अगर हम इसकी लिमिट 1 मीटर रख देते तो क्या होता कि 1 मीटर पोजीशन चेंज में कितना टाइम लगा ये आने लगता फिर। ऐसा कुछ है। तो लिमिट में हम एक्चुअली किसी चीज की लिमिट रखते हैं, एक लिमिट तय करते हैं। और ये जो एरो है, ये एरो का मतलब है टेंड्स टू या टेंडिंग टू। और टेंडिंग टू इक्वल टू के जैसा होता है पर इक्वल नहीं होता है। मतलब कि कोई वैल्यू, जैसे ये 0 है, ये 1 है, कोई वैल्यू कम होते 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 0 पहुंचने वाली है, पहुंची नहीं अभी, पहुंचने वाली है, इतना कम होती चली गई है, तो हम टेंडिंग टू बोलेंगे या टेंड्स टू बोलेंगे, क्योंकि वो उस तरफ बढ़ रही है ना। टेंड करने का मतलब ही होता है किसी तरफ बढ़ना, ठीक है। टेंडेंसी बोलते हैं ना, किसी चीज की टेंडेंसी इस तरफ है, मतलब ऐसे ही है, ठीक है। आया समझ में। बोल दिया करो नहीं आ रहा है तो, या आ रहा है तो, यस सर, आ गया। है ना। तो अगर हम टाइम लिमिट टेंडिंग टू जीरो कह रहे हैं तो एक्चुअली टाइम लिमिट जो टाइम इंटरवल है वो एक्चुअली जीरो किया नहीं गया है, इतना छोटा कर दिया गया है कि हम कह सकते हैं कि अब वो जीरो होने ही वाला है और छोटा कर देंगे तो। इसीलिए टाइम लिमिट टेंडिंग टू जीरो, यानी कि टाइम इंटरवल टेंडिंग टू जीरो। उस केस में इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, और टाइम भी स्मॉल है तो dt लिखेंगे उसको अब हम, और स्मॉल भी डिस्प्लेसमेंट भी होगा तो इसको ये लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम इसी सेम चीज में लिमिट टाइम की जीरो वाली लगा दें तो यही सेम चीज बनने लगेगी इंस्टेंटेनियस, उसी इंस्टेंट। क्लियर है। सीधी सी बात है, अगर हम टाइम लिमिट को छोटा करते जाएं तो एक टाइम पे वो इतना छोटा हो जाएगा कि वो टाइम इंटरवल बचेगा ही नहीं, वो तो इंस्टेंट हो जाएगा, अभी अभी करो तुरंत, है ना। जैसे तुम एक ऑफिस में काम कर रहे हो, तुमसे कहा गया 1 घंटे में हमें ये रिपोर्ट तैयार चाहिए। फिर बॉस आए, उन्होंने कहा 10 मिनट में चाहिए, मतलब देर में नहीं आए, 2 मिनट बाद आके उन्होंने कहा 10 मिनट में चाहिए। फिर 1 मिनट बाद आके उन्होंने कहा 1 मिनट में चाहिए। फिर 10 सेकंड बाद आके उन्होंने कहा 5 सेकंड में चाहिए। और फिर खड़े खड़े तुरंत बोल दिया नहीं नहीं अभी चाहिए, मतलब 1 सेकंड में चाहिए। तो तुरंत ले लेंगे ना वो। तो ये क्या हुआ, उन्होंने वो टाइम स्पैन कम करते करते इंस्टेंट पे ले आए कि अभी दे दो, बस अभी दे दो। आया समझ में। ऐसा ही कुछ है, इसीलिए बोल रहे हैं इसको इंस्टेंटेनियस हो जाएगा वो। क्लियर है। सर यस। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि अगर हम ये बड़े से चेंज इन चार्ज को, चेंज इन चार्ज इसलिए लेते हैं क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक कंडक्टर के यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लेके जा रहे हैं तो पहले यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था या इधर कोई चार्ज नहीं था। हाँ हम यहाँ से लेके जा तो रहे हैं लेकिन पहले भी यहाँ कुछ चार्ज था ना। तो इस पॉइंट पे तुम कैसे देखोगे, चेंज इन चार्ज की जैसे, ठीक है। ऐसा नहीं है वहां 0 चार्ज था अब चार्ज आने लगा होगा, इसीलिए क्यू नहीं लिखते हैं, डेल्टा क्यू लिखते हैं। समथिंग क्यू, Q1 पहले से चार्ज था, Q2 हम और लेके आ रहे हैं, तो टोटल हो गया कितना, Q1 प्लस Q2, या फिर चेंज इन चार्ज ऐसे करके। क्लियर। तो इसीलिए इसको भी डेल्टा लगा के लिखते हैं, कितना चेंज आया चार्ज का, और ये भी कितना चेंज आया उतने में टाइम का। और अगर हम टाइम लिमिट 0 लगा दें तो क्या हो गया, उस इंस्टेंट पे। और इसीलिए यहाँ IT लिखा हुआ है,
टी टाइम पे कितनी करंट है, यानी कि अगर पूछा जाए 1 सेकंड में कितनी करंट है, 10 सेकंड में कितनी करंट थी, ऐसा कुछ। ठीक है, क्लियर है? तो इस पे उतना ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस वही है, ये सिंपल सी चीज है। आई टी फंक्शन दिखाया जा रहा है, जैसे एफ एक्स होता है ना, वैसे ही आई टी, यानी कि आई इज द फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, इज इक्वल टू चेंज इन चार्ज, यानी कि डी क्यू स्मॉल चेंज इन बाई डी टी स्मॉल चेंज इन टाइम। क्लियर, यही यूज करना है। आगे देखें, अब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होगी। तो कंडक्टर तो वो वाले भी होते हैं ना, क्या नाम है, एक तो मेटल वाले हैं जिससे वायर बनती है वगैरह, और एक तो वो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स भी होते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स याद है ना, सॉल्यूशन वाले, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन भी एक कंडक्टर जैसा काम करता है ना, या फिर एसिड सॉल्यूशन, ये भी एक कंडक्टर जैसा काम करता है, या फिर एसिड प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन, कुछ भी हो सकता है, बेस सॉल्यूशन, एक बेस वाला सॉल्यूशन, है ना, पानी में थोड़ा सा नमक घोल दो तो वो नमक वाला पानी भी इलेक्ट्रोलाइट के जैसे काम करता है, उसमें करंट पास आराम से करवाई जा सकती है। 2 इलेक्ट्रोड लगा के हम ये एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं, 2 रॉड लगा के किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट, समझ रहे हो? चार्ज हो जाएगा, वो बैटरी जैसा काम कर सकता है थोड़ी देर के लिए। क्लियर? तो ये इसी तरीके से चलता है, और कंडक्टर का मतलब वही था ना, फ्लो करवाना, तो यहाँ पे हम आयंस के फॉर्म में चार्ज को फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, तो वहां भी करंट आ जाएगी, लेकिन वहां आयंस ट्रैवल कर रहे होंगे, लेकिन फिलहाल हम उनकी बात ज्यादा यहाँ पे नहीं करेंगे। इस चैप्टर में बता दिया कि वहां पे आयन भी फ्लो होकर करंट ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बैटरी के अंदर करंट उसी बेसिस पे होती है, क्योंकि बैटरी में सेल है, और सेल में इसी तरह से सॉल्यूशन के अंदर में आयन फ्लो करते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि बैटरी के अंदर करंट है। क्लियर? सॉल्यूशन में ट्रैवल करता है। लेकिन कंडक्टर, ये मेटल वाला जो कंडक्टर होता है, मेटालिक कंडक्टर, वायर या रॉड, इसके ऊपर कैसे चार्ज ट्रैवल करता है? इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्रैवल करने लगते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, है ना, अगर उनको पोटेंशियल का डिफरेंस फील होता है, मिलता है तो। क्लियर? तो हम फिलहाल उन्हीं की बात करेंगे ज्यादातर। ठीक है, अब देखो, ये रहा कंडक्टर। वायर का टुकड़ा समझ सकते हो, रॉड समझ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस एक स्ट्रेट रॉड या वायर जैसा कंडक्टर है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट की गई है लेफ्ट टू राइट, इस रीजन में, इस पेज पे पूरे रीजन में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह है, दिखाया नहीं गया, हर जगह है। ठीक है, इमेजिन करना। तो लेफ्ट टू राइट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक चीज तुम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसमें नहीं दिखाया गया था, लेकिन हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोला जाता है। इसलिए क्योंकि वो पोटेंशियल के चेंज को शो कर सकता है, और उसी से अल्टीमेटली पता चला था कि नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल काम करता है। जिस तरफ हम अगर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड बढ़ते हैं तो नेगेटिव चेंज ऑफ पोटेंशियल आता है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की साइड बढ़ने में तो ऐसे 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 बढ़ेंगे, और नेगेटिव चेंज आने का मतलब डिक्रीज होना। तो मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट में से इसका हाई होगा और इसका लो होगा पोटेंशियल, क्योंकि डिक्रीज होने का मतलब क्या है, बाद में कम। मान लो यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे फिर 10 से तो कम ही होगा, लेस देन 10 होगा, पक्की बात है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये हाई पे होगा और ये लो पे, एंड कंडक्टर का ये वाला एंड। मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा बैटरी लगा के ही पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट किया जाए, कभी कभी बिना बैटरी के भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। हमने कुछ नहीं किया, इस कंडक्टर को उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रख दिया, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड थी वहां रख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, अपनी डायरेक्शन में कंडक्टर का जो पार्ट पहले आया, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पहले ये आएगा ना पार्ट, उसको हाई पोटेंशियल पे कर दिया, और अपनी डायरेक्शन में जो कंडक्टर के बाद में आया पार्ट, उसको लो पोटेंशियल पे कर दिया। एक्चुअली ये तुरंत बगल बगल में ही चल रहा होता है, यहाँ हाई, यहाँ उससे लो, फिर और लो और लो, और तो ऐसे करके चलता रहता है, लोअर 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 होता चला जाता है, लास्ट में लोएस्ट इसका, तो इसका हाईएस्ट और इसका लोएस्ट। क्लियर है सबको?
ऐसा कुछ है। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, डिफरेंट पोटेंशियल, हाई और लो। अब हाई को हम पॉजिटिव बोल सकते हैं और लो को हम नेगेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, क्लियर है। तो इस बेस पे इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करेंगे बताओ, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? सर लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पक्का, मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से दूर जाएंगे। सर और इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होगा उधर की तरफ, पॉजिटिव की हाँ, तरफ। तो फिर किधर फ्लो करना चाहिए? सर ये जो मतलब इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है वो नेगेटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव करना चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जितने, मैं यही कह रहा था, पॉजिटिव वाला जो चार्ज है वो फ्लो हाँ, करेगा नेगेटिव की तरफ, और जो हम पॉजिटिव नेगेटिव पूछ वाला। ही नहीं रहे थे, हम पूछ रहे थे इलेक्ट्रॉन किस तरफ फ्लो करेगा, इसीलिए हमने कहा इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन राइट टू लेफ्ट करेगा। पहली बात, कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता ही नहीं है कंडक्टर में, मतलब ये मेटेलिक कंडक्टर में। हम्म बोला जाता है, कन्वेंशन होता है, एक्चुअली कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। क्यों पता है? क्यों बताओ, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज तक तो यही सुनते हैं पॉजिटिव चार्ज उधर फ्लो करेगा और ऐसा होगा। हम क्यों कह रहे हैं कि कंडक्टर पे कोई, ये जो मेटेलिक कंडक्टर है, वायर है, उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज इधर उधर फ्लो करता ही नहीं है? ऐसा क्यों कह रहे हैं? बताओ। प्रियांशु सुन रहे हो ना? जैसे सुन रहा हूँ। बताओ बताओ। सर शायद न्यूट्रल एटम की वजह से जो एटम होता है हम्म वो इम्बैलेंस हो जाता है शायद, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं उसमें से, हाँ। तो वो पॉजिटिव चार्ज दिखाता है, हम्म पर उसमें इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग नहीं होते हैं। मिसिंग नहीं होते हैं? शायद सर जो मुझे एक सर ने बताया था उस टाइम, हम्म जो एक दिन मैं स्कूल गया था, वो जब हम्म बता रहे थे इस चीज को, हम्म तो यही सुनना था मैंने इतना थोड़ा बहुत। तो वो कह रहे थे, लेकिन जो तुम्हें समझ में आया क्लियरली वो बताओ, उनके उनका तुमने सुना, फिर क्या समझ में आया तुम्हें? सर सुना क्या, वो तो इंग्लिश में बता रहे थे इतना, और मैं पहले दिन गया था उस दिन मुझे इतना पता ही नहीं था क्या चल रहा था। देखो। बस उन्होंने इतना बताया था कि न्यूट्रल, बता रहे थे कि एटम होता है उसमें से हम्म जो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है। हम्म इतना ही पढ़ा था उन्होंने, आगे पता नहीं क्या क्या इसी के बताया। बारे में बता रहे थे या फिर वो कहीं और बता रहे थे? सर ये बता रहे थे कि तुम्हारी आवाज चली गई। सर वो शॉक, मतलब जो करंट लगता है ना, शॉक हम्म जो लगता है, हम्म उसमें एक बच्चे ने पूछा था कि सर पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं फ्लो करता है, हम्म जब बताया था उन्होंने। पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं फ्लो करता है? हम्म। सुनो, बात ये है कि कोई भी कंडक्टर, कोई भी मेटल, कोई भी वायर आयन उससे बना हुआ है, एटम से। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन के हम फ्लो होने की बात कर रहे हैं, वो भी किसी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रखे हुए इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। सही है, जो कि फ्री होगा। मेटल्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन फ्री होने लगता है, तो वही तो फ्लो करता है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज आया कहां से? ये न्यूक्लियस पे ही तो हो सकता है, और कहाँ होता है? हाँ सर, ये तो टाइटली बाउंड रहेगा ना, हाँ, तो ये फ्लो कहाँ ये से कर फ्री हो ही जाएगा? नहीं सकता, ये फ्लो ही नहीं कर पाएगा। यही तो बात है। हाँ सर, याद आ गई। एक्चुअली ये फ्लो कर ही नहीं सकता ना। एटम जाने लगेगा तो फिर तो इसका मतलब इसको पिघलना पड़ जाएगा। ये वायर पिघल के इस तरफ पहुंच चुका होगा। एटम के जाने का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन जाता है तो नजर नहीं आता है, चलो ठीक है। एटम जाएगा तो फिर तो अलग ही दिक्कत आ जाएगी। समझ रहे हो? यही चक्कर है। तो एक्चुअली कोई एटम नहीं जाता, और इसीलिए हम कोई पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो
नहीं होता, हम बस इलेक्ट्रॉन के रिवर्स फ्लो को पॉजिटिव चार्ज का फ्लो बोल देते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसके रिवर्स फ्लो को हम बोल देते हैं कि ये है पॉजिटिव चार्ज का फ्लो। आया समझ में? फ्लो इलेक्ट्रॉन ही हो रहा है। लेकिन सर ऐसा ऐसा भी नहीं है, समझ आया। ऐसा भी नहीं है कि किसी कंडक्टर में नहीं फ्लो होता है पॉजिटिव चार्ज। कहाँ हो सकता है बताओ, कौन से कंडक्टर में? बताओ। पता नहीं किस में हो सकता है। क्योंकि तुम पता है क्या सोच रहे हो, तुम कॉपर गोल्ड आयरन निकल सोच रहे हो, इसीलिए तुम्हें कंडक्टर याद नहीं आ रहा। तुम ये नहीं सोच रहे हो कि ये कंडक्टर वायर वाला है और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी होता है, और उसमें हमने बताया आयन फ्लो हो जाते हैं, पूरे पूरे आयन फ्लो हो जाते हैं। SO4-2 जैसा भी 2- जैसा बड़ा आयन भी फ्लो होता है, क्योंकि वो लिक्विड है ना, उसमें तो फ्लो हो सकता है ना। लिक्विड थोड़े ना एक जगह पे सॉलिड की जैसे उसके एटम रुके हुए हैं। सर हाँ सर उसमें। तो जब इतना बड़ा आयन फ्लो हो सकता है, तो हमने जो सॉल्ट वाला बोला था, तो Na+Cl- उसमें होगा, तो Na फ्लो नहीं करेगा, Na+ वाला आयन फ्लो नहीं करेगा, तो काम कैसे चलेगा? तो ये तो एक तरह से तुमने न्यूक्लियस ही फ्लो करवा दिया, एटम ही पूरा फ्लो करवा दिया ना। तो ये एटम फ्लो करवा दिया, तो ये एटम पॉजिटिवली चार्ज था क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम था, है ना। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों फ्लो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयंस, लेकिन सॉलिड कंडक्टर्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता। उसके रिवर्स फ्लो को हम बोल देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, और उसी को हम करंट भी बोल देते हैं, उसी डायरेक्शन को। आई बात समझ में? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, इधर कुछ भी नहीं जा रहा है। क्लियर? ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट मिल गई ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जाने लगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग ऑपोजिट में, तो फिर हम कह देंगे कि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, तो हमने कह दिया कि करंट इस तरफ आ गई। हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज निकाल लेंगे इस पॉजिटिव वाले का, और करंट आ जाएगा। कुछ डाउट है किसी को? नहीं ना? देखो, यहाँ पे वही चीज, इस तरफ से देखेंगे तो पूरा लंबा सा दिखेगा कंडक्टर, और यहाँ से देखेंगे तो क्या दिखेगा, ये क्रॉस सेक्शन। इसी को तो बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, साइड से देखने वाली जो पोर्शन होता है। अब देखो, ओम्स लॉ देखते हैं। करंट का सिस्टम समझ में आ गया, करंट कैसे डेवलप होती है किसी वायर में, किसी कंडक्टर में। कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। पोटेंशियल का डिफरेंस मिला, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, लो टू हाई, ठीक है, या नेगेटिव टू पॉजिटिव बोल सकते हो। और इलेक्ट्रॉन जिस तरफ फ्लो होंगे उसके रिवर्स फ्लो को, उल्टे फ्लो को हम पॉजिटिव चार्ज का फ्लो बोल सकते हैं, और उसी को हम फिर करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, हो गया ना? अब ओम्स लॉ क्या है बताओ, जिसको पता है बताओ, ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ सबने पढ़ा होगा 10th में। तुषार, ओम्स लॉ क्या होता है? सर हेलो? सर डायरेक्टली proportional to the क्या डायरेक्टली? potential difference. क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू? Directly proportional to the potential difference. लेकिन क्या, कुछ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना। सर करंट। हाँ, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये था ओम्स लॉ, है ना। मतलब कि करंट पोटेंशियल पे इस तरीके से डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि करंट इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, और करंट डिक्रीज करेगी तो पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा। ऐसा ही होता है सर यस। तुषार, ऐसा ही है। यस सर। लेकिन इस बात में कुछ गलती नजर नहीं आ रही है। करंट इंक्रीज करेगी तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा।
करंट पोटेंशियल को चेंज नहीं कर सकती है ना, क्योंकि करंट डेवलप ही पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रही है। ये है क्रिएटर। क्रिएटर ऑफ करंट, समझ रहे हो? ये चेंज करेगा जैसे जैसे, वैसे वैसे करंट चेंज होगी। मतलब कि जैसे जैसे पोटेंशियल बदलेगा, यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस हाई कर दो तो करंट हाई हो जाएगी, पोटेंशियल का डिफरेंस लो कर दो तो करंट लो हो जाएगी। दोनों बातों में फर्क है। करंट को चेंज करने से पोटेंशियल चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि पोटेंशियल पे करंट डिपेंडेंट है, करंट पे पोटेंशियल डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, पोटेंशियल का डिफरेंस दूसरी चीजों पर डिपेंडेंट रहता है, करंट पे नहीं। करंट को तो वो खुद जनरेट कर रहा है ना। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना। आ रहा है सबको समझ में? तो ये तो ठीक है। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं कहीं से तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट लगाते हैं ना। प्रोपोर्शनैलिटी हटा दी और क्या लगा दिया? कांस्टेंट। आई बात समझ में? समथिंग के, ये बात तो सबको पता है ना कि अगर हम प्रोपोर्शनल टू कुछ लिखते हैं और प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो उसके साथ हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है। पता है प्रियांशु? यस सर। है ना? तो अब ये कांस्टेंट के लगा दिया हमने, कोई प्रॉब्लम है? नहीं? तुम लोग कहोगे आर होना चाहिए, अभी क्यों नाम रखें आर? बात ये है कि अगर हम के को उधर लेके जाएं तो v अपॉन के होने लगेगा आई। तो इस कांस्टेंट पे आई कैसे डिपेंडेंट हुआ? आई की डिपेंडेंसी क्या हुई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, है ना? यानी कि ये कांस्टेंट अगर बढ़ा देते हैं हम तो करंट क्या होगी? कम हो जाएगी। उल्टा डिपेंडेंट है ना। देखो, करंट जो है पोटेंशियल के उसके के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? और अगर करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि के जो है वो अपोज कर रहा है करंट को। समझ में आया? के जो है वो अपोज कर रहा है करंट को, और अपोज करने का एक और वर्ड होता है रेजिस्ट करना, रोकना। और इसी वजह से इस के का नाम रेजिस्टेंस पड़ा है। और बाद में रेजिस्टेंस नाम पड़ने की वजह से इसको के नहीं आर बोल दिया गया। ठीक है, वेयर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, क्योंकि वो करंट को रेजिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है करंट का, उल्टा कर रहा है। आई बात समझ में? देखें, एसआई यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, क्योंकि ओम्स लॉ है, मतलब ओम साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। तो ये रेजिस्टेंस जो क्वांटिटी है वो भी ओम ने ही डिफाइन की थी, तो इसीलिए उसको अपना ही नाम दे दिया, मतलब उसके यूनिट को अपना नाम दे दिया। तो यहां से R इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? V अपॉन आई, है ना? यानी कि वोल्ट पर एम्पियर इसकी यूनिट होनी चाहिए R की, लेकिन बोला जा रहा है ओम, तो यही ओम ही वोल्ट पर एम्पियर है। सबको आ रहा है समझ में? बीच बीच में रिस्पॉन्ड कर दिया करो। यस सर। हाँ। Yes, sir. वोल्ट वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम नाम मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि ओम्स लॉ था तो ओम ने अपने बेसिस पे ही उसका नाम रख दिया था। एक्चुअली ओम कुछ नहीं है, वोल्ट पर एम्पियर ही है। ठीक है, तो कभी कभी चेंज करके भी यूनिट आती है, ध्यान रखना। हो गया? और ओम का सिंबल कैसा होता है? ओम मतलब लिखा तो ऐसे जाता है, लेकिन उसका सिंबल होता है कुछ ऐसा। ठीक है, ये ऐसा। अब रेजिस्टेंस नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बट ऑल्सो ऑन द डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। और यहाँ पे भी लग रहा है कि आर आई पे डिपेंड होगा, वी पे डिपेंड होगा, लेकिन जैसे पिछले चैप्टर में याद है Q बाई वी कहा था हमने,
और ये भी कहा था कि कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंडेंट नहीं होता है ना। Q चेंज करके हम कैपेसिटेंस नहीं बदल सकते किसी चीज का। हाँ, कैपेसिटेंस चेंज कर दें तो शायद Q बदल जाएगा, शायद नहीं, बदल ही जाएगा। और अगर हम कैपेसिटेंस चेंज कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बदल जाएगा कैपेसिटेंस के बीच का, ठीक है। लेकिन C नहीं बदल सकता। ऐसे ही यहाँ पे R है, अगर हम R चेंज करते हैं तो इसके चेंज के साथ करंट चेंज हो जाएगी, वोल्टेज भी चेंज हो सकता है। वोल्टेज तो वैसे सोर्स पर डिपेंडेंट है, वो नहीं चेंज होगा। R चेंज करके करंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हो तुम कि तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। रेजिस्टेंस अलग ही प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की। जैसे कि कोई मटेरियल का शेप, साइज वगैरह कैसा है, यानी कि तुमने वायर लिया है या बस मोटी सी एक रॉड ले ली है, पतला वायर लिया या मोटी सी रॉड ले ली है, छोटा वायर है या लंबा वायर है, यानी कि डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। उसके अलावा मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है, यानी कि तुमने कॉपर वायर लिया है, गोल्ड का वायर लिया है, आयरन का वायर लिया है, या कौन सा लिया है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इन पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि वो अपने ही कंडक्टर के, क्योंकि वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है ना, तो कंडक्टर जिस मटेरियल का होगा उस पर डिपेंडेंट है रेजिस्टेंस। कंडक्टर कितना लेंथ का है उस पर डिपेंडेंट है। कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, मतलब थिकनेस कितनी है, मोटा या पतला कितना है, उस पर डिपेंडेंट है। अभी आगे पता चलेगा कि कैसे। क्लियर हो गया? ठीक है। यस सर। अब देखो, अब आगे जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, देखा गया, लंबा वायर, पतला वायर, मोटा वायर, सब चेक कर करके देखा गया, तो पता चला कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि लेंथ बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर बढ़ जाएगा, ज्यादा रेजिस्ट करेगा तो करंट और कम हो जाएगी, यानी कि लंबे वायर में करंट थोड़ी सी कम मिलती है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस तुम छोटे वायर में अगर लगाओ, ठीक है, छोटे वायर में करो सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तो तुमको करंट ज्यादा मिलेगी। और लंबे वायर में क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब करंट कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना? तो बस यही है। नेक्स्ट देखें। उसके अलावा क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंडेंट था, ठीक है, यानी कि आर डिपेंडेंट था क्रॉस सेक्शन एरिया पे। ये ए क्रॉस सेक्शन एरिया को दिखाया गया है। मान लो अगर क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर है, यानी कि हमने एक ऐसा कंडक्टर लिया है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, तो साइड में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे क्या होगा, इसको हम पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं, अगर रेडियस पता है तो वो एरिया जैसे भी निकल रहा हो वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। पीछे जैसे इन लोगों ने कंडक्टर्स लिए हैं, वायर वगैरह लिए हैं, वो तो साइड में स्क्वायर शेप का है, तो ये एरिया हम स्क्वायर के एरिया से निकाल लेंगे, ठीक है, फॉर्मूला से। लेकिन वो जैसे भी होगा, एरिया पे डिपेंडेंट है रेजिस्टेंस, लेकिन कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एरिया ज्यादा तो करंट रेजिस्टेंस कम, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। क्लियर? तो ऐसा ही है, ये भी दिख गया एक्सपेरिमेंट से। अब इन दोनों को जब कंबाइन किया गया तो आर प्रोपोर्शनल टू एंड एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए आया। फिर यहाँ वही चीज, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, तो समथिंग के लगा दो, के एल बाई ए। प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, कांस्टेंट आ गया के। लेकिन और कुछ मिल नहीं रहा था कि मटेरियल पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो फाइनली पता चला कि के, या बताया गया, एक नाम दिया गया के को, रेजिस्टिविटी, ठीक है, इसको नाम मिला रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी को बोला गया है बस। कोई भी मटेरियल है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी है, किसी भी चीज का वायर, या फिर हम प्लास्टिक के वायर की भी बात करें तो उसकी भी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, वो भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बनाता है, कुछ ना कुछ काफी ज्यादा बनाता है, ठीक है। तो के को बाद में रो से रिप्लेस कर दिया गया, तो ये बन गया हमारा फाइनल आर का फॉर्मूला। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जिसमें एल क्या है, कंडक्टर की लेंथ, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक। और रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करेगी,
मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे, यानी कि तुमने कॉपर लिया है तो रेजिस्टिविटी अलग होगी, तुमने आयरन लिया है तो अलग, गोल्ड लिया है तो अलग, जो मटेरियल लिया है उसके हिसाब से रेजिस्टिविटी तय होगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया वगैरह से मतलब नहीं रखती है। क्लियर? दो नाम है इसके, या तो तुम इसको रेजिस्टिविटी बोल सकते हो, रो को, रो है सिंबल का नाम, रो या आर एच ओ ऐसे करके होता है कुछ, रो। ठीक, और यहां पे इसका नाम है रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर या ऑफ द कंडक्टर, या तो रेजिस्टिविटी बोल सकते हो या इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोल सकते हो, दोनों मतलब एक ही है, दोनों का सेम मीनिंग है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। क्लियर? तो ये आ गया, यहां तक हमारा आर के लिए डिराइव हो गया सब कुछ। उसके बाद और चीजें अगर हम देखें तो क्या आएगा, देखना, अगर आर यही है तो हम V इज इक्वल टू आई आर जो आया था ओम्स लॉ, उसमें आर की जगह पे ये रख देना, रो एल बाई ए रख सकते हैं। यहां से आई अपॉन ए को एक अलग ही क्वांटिटी में डिफाइन किया जाता है, पता है किसी को? करंट अपॉन एरिया, करंट पर यूनिट एरिया क्या होता है? ये होती है J, और J को बोलते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, J एक क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, और यहाँ पे पर यूनिट एरिया उस डेंसिटी को निकाला गया है। डेंसिटी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया या पर यूनिट वॉल्यूम निकाली जा सकती है। जनरली हम लोगों ने ज्यादातर पर यूनिट वॉल्यूम सुनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले से पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में चार्ज के लिए भी डेंसिटी निकाली थी ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों तरह की डेंसिटीज थी। ठीक है, तो यहाँ पे पर यूनिट एरिया वाली डेंसिटी है, वो भी करंट की, तो करंट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू करंट डेंसिटी है, जिसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जे से, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर नहीं होता है, क्योंकि आई इज इक्वल टू, जब हम जे इंटू ए करते हैं तब पता चलता है कि ये वेक्टर है। क्यों? आई क्या है? स्केलर, ए क्या है? वेक्टर। तो एक स्केलर एक वेक्टर के इक्वल कैसे हो सकता है? तो इसको क्या होना पड़ेगा? वेक्टर, और तब हमको करना पड़ेगा बीच में डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ दो वेक्टर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। आई बात समझ में? तो आई इज इक्वल टू जे डॉट ए कह सकते हैं हम लोग, या फिर जे ए कॉस थीटा। क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे। अगर हम इसको इससे रिप्लेस कर दें तो क्या आ जाएगा? V इज इक्वल टू जे रो एल आ जाएगा ना, हमने I बाई ए को J से रिप्लेस कर दिया तो आ गया J रो L। लेकिन अगर हम यहाँ पे L को डिवाइड में ले जाएं तो क्या बचेगा? J इंटू रो बचेगा। किसी कुछ डाउट है कि ये बचेगा? ये L बस डिवाइड में ले गए लेफ्ट साइड में, और इधर क्या बचा? J रो। और कुछ बोलना है किसी को? ये जो V बाई एल है ये क्या है? याद करो, E इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल L होता था, यानी कि डेल V बाई डेल L को हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल अपॉन स्मॉल चेंज इन लेंथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, तो कंप्लीट चेंज को भी लिख सकते हैं। V बाई एल इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड है। याद है वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती थी, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो हम V बाई एल को रख देंगे क्या? E, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू J रो, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है और J भी वेक्टर है, रो वेक्टर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं रो J। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन मिल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू करंट डेंसिटी। देखो समझ में आया? E इज इक्वल टू रो इंटू जे। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है। क्लियर है सबको? यस सर। यहां से एक क्वांटिटी और डिफाइन होती है। रो क्या था? रेजिस्टिविटी, यानी कि मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी
जो करंट को या चार्ज के फ्लो को रोक सके, रेजिस्ट कर सके, है ना। अगर इसका उल्टा देखें तो क्या होना चाहिए, अगर चार्ज के फ्लो को अच्छे से करवा सके तो क्या होना चाहिए, कंडक्टिविटी होनी चाहिए ना। अगर हम कहें कि रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा, रेजिस्ट करने का मतलब रोकना और कंडक्ट करने का मतलब फ्लो होने देना, तो कंडक्टिविटी इसका ऑपोजिट है ना। इसको एक सिंबल मिलता है सिग्मा, और रो और सिग्मा के बीच में 1 अपॉन का रिलेशन चलता है, यानी कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। ये डिफाइन किया गया, नई क्वांटिटी है। क्लियर है, मतलब कि कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, या फिर रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। क्लियर है, तो हम रो को 1 अपॉन सिग्मा लिख सकते हैं, या फिर सिग्मा को 1 अपॉन रो लिख सकते हैं, सेम बात है। तो यहां पे अगर हम रो को 1 अपॉन सिग्मा लिखें तो इसको हटा देंगे, 1 अपॉन सिग्मा लिख देंगे, और जब हम सिग्मा यहाँ ऊपर लेके जाएंगे ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, और वही चीज यहाँ पे नीचे लिखी है देखो। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया कंडक्टिविटी के फॉर्म में। देखो लिखा है ना, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। क्लियर है सबको अच्छे से। यस सर। यस सर। रो हो गया रेजिस्टिविटी, सिग्मा हो गया कंडक्टिविटी। और ये कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट चैप्टर में सिग्मा एक और चीज के लिए यूज हुआ है। किसके लिए, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, याद है। तो ये वो वाला सिग्मा नहीं है, ये अलग है, कंडक्टिविटी अलग होती है। बस सिंबल सेम यूज किया गया है, ऐसा कई बार होगा, ठीक है, सिंबल एक जैसा यूज किया जाएगा, लेकिन तुम कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे सिग्मा यूज हुआ है, मतलब J इज इक्वल टू सिग्मा ई में सिग्मा कंडक्टिविटी है, लेकिन Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए में सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, अलग है फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से। क्लियर, तो जहां जैसा यूज उस हिसाब से यूज करना, ये मत समझना एक ही है। हो गया क्लियर, बस यही है। उसके अलावा एक आध चीजों की बात ये भी आती है कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, और जे की यूनिट क्या होती है, करंट डेंसिटी की। जे की यूनिट तो इजी है, क्योंकि जे होता है आई अपॉन ए, यानी कि एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सीधी सी बात है, आई का एम्पियर और एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया, है ना। रो की यूनिट क्या होगी, तो पहले हम रो का फॉर्मूला बना लें। आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। यहां से रो इज इक्वल टू क्या होगा, ए चला जाएगा ऊपर, डिवाइड में है तो आर के मल्टीप्लाई में, आर इंटू ए, एल चला जाएगा डिवाइड में, है ना। तो क्या हुआ, आर ए बाई एल। अब आर की यूनिट ओम, ए की यूनिट मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, एल की यूनिट मीटर, तो यानी कि ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, यही लिख सकते हैं ना इनकी यूनिट को। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या बची यूनिट, ओम मीटर। तो इसीलिए रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर। क्लियर, कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, सीधी सी बात है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, तो यूनिट भी तो रेसिप्रोकेट हो जाएगी ना। तो कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी क्या, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर 1 अपॉन ओम मीटर, ये बोल सकते हो, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर है, यस सर। पक्का ना। चलो ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। जे की भी यूनिट निकल आई, जे के लिए भी हमने सब कुछ बता दिया कि जे क्या होता है। ई क्या होता है, मतलब ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जे एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई है जो कि है करंट डेंसिटी, आई बाई ए, यानी कि करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, बस यही है, ठीक है। इसके बाद बात आएगी ड्रिफ्ट की। ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी। अब हमने बोल तो दिया कि मटेरियल क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। क्वेश्चन आता है क्यों करेगा, ऐसा क्या है मटेरियल में, क्यों कोई मटेरियल करंट को नहीं फ्लो होने देगा, या चार्ज को फ्लो नहीं होने देगा, या इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देगा, क्यों, बताओ।
वैसे पूरा तो रेजिस्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अगर पूरा कर देता तो फिर तो करंट आती नहीं ना, है ना। पूरा नहीं करेगा, लेकिन इसकी बात हम लोग करेंगे कल, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे इसको समझेंगे। क्लियर है? अच्छा हाँ, एक बात बताओ, ठीक है, ये हम क्लास ओवर करते हैं और इसके बाद फिर नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होगी।